आज के मुद्दे में बात करेंगे बिहार की राजधानी में पुलिस की नाक के नीचे से हुए अपहरण और 2 दिनों तक हुए गैंग रेप और नीतीश सरकार के सुशासन के बारे में। खबरों में बात करेंगे नरेंद्र गिरी की कथित आत्महत्या के बारे में, पंचायत चुनाव को लेकर आरजेडी की तैयारी और समिति को लेकर बात करेंगे। झारखंड में हिंदू मुसलमान की शादी के बाद कुछ संगठनों द्वारा लगाए गए आरोपों पर भी बात करेंगे। आखिर में कहानी एक स्टार्टअप की जो महिलाओं ने मिलकर शुरू किया और आज लाखों का टर्नओवर दे रहा है। कुछ ऐसा होगा हमारा आज का जनता जंक्शन शो। नमस्कार, मेरा नाम अंकित शर्मा है। इससे पहले आप अनुराग को देखते थे, आज मैं आपको जनता जंक्शन शो दिखाऊंगा या सुनाऊंगा। आइए चलते हैं आज के मुद्दे की तरफ। सुप्रिया का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि पटना जंक्शन से एक महिला का 4 युवक मिलकर अपहरण कर लेते हैं। महिला के साथ उसकी 3 साल की बेटी भी रहती है। अपहरण करने के बाद से 2 दिनों तक महिला का गैंग रेप होता रहा। इस दौरान एटीएम कार्ड को लेकर अपराधियों ने 20,000 से ज्यादा रुपए भी निकाल लिए। यह सब कुछ तब हुआ जब महिला पटना जंक्शन से बस स्टैंड जाने के लिए एक ऑटो में बैठी। उधर सिवान से एक खबर आई कि अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करके करोड़ों से ज्यादा की लूट कर ली है। अपराधियों का हौसला इतना बढ़ा हुआ है कि वह दुकानदार के दुकान में घुसकर उसे गोली मारते हैं और वहां से करोड़ों की लूट कर फरार हो जाते हैं। यह दोनों अलग अलग घटना है और पिछले कई दिनों से सुप्रिया मामले पर खूब चर्चा हो रही है। इन दोनों घटनाओं को बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि जो आज सत्ता में है वो जिस 16 साल पहले की जंगल राज की बात करते हैं, क्या आज का जंगल राज उस जंगल राज से कम है? अगर राजधानी पटना के मुख्य इलाके से अगर किसी महिला का अपहरण हो जाता है और उसके साथ 2 दिनों तक गैंग रेप किया जाता है, तो फिर बिहार के अन्य पिछड़े इलाकों के हालात क्या होंगे? पिछले कुछ दिनों में हुए आपराधिक घटनाओं पर सिर्फ अगर आप नजर डालेंगे तो आपको किसी आधिकारिक आंकड़े की जरूरत नहीं है यह समझने के लिए बिहार में अपराध किस कदर बढ़ा हुआ है। राजस्थान के कोटा से पटना जंक्शन उतरकर मुजफ्फरपुर की बस पकड़ने बस स्टैंड जाने के लिए निकली महिला और उसकी 3 साल की बेटी को बेहोश कर टेंपो में बैठे लोगों ने अगवा कर लिया। अगली सुबह होश आने पर फतुहा में उसका डेबिट कार्ड लेकर 20,400 रुपए निकाल लिए गए। फिर 2 दिनों तक 4 लोगों ने बेटी की हत्या करने का भय दिखाकर महिला से लगातार गैंग रेप करते रहे। तीसरी रात बेटी समेत महिला को एक अपराधी बाइक से 4 लेन पर छोड़ आया। रविवार की रात तक इसे नशाखुरानी का केस बताया जाता रहा, लेकिन सोमवार को गैंग रेप की प्राथमिकी और 4 में से 2 आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ पूरी कहानी सामने आई तो पुलिस मुख्यालय तक हिल गया। हालांकि गैंग रेप करने वाले 2 आरोपी अभी तक फरार हैं, 2 आरोपी ही गिरफ्तार किए जा सके हैं। बताइएगा नीतीश जी, इसको कभी कुशासन में गिनना है या फिर आपकी पीआर टीम की तरफ से जारी नारों के बल पर ही आपको सुशासन बाबू बोलते रहना है? क्योंकि नीतीश जी, हम तो आपको कुशासन बाबू हमेशा से कहते आए हैं और कहते रहेंगे। ये अपराध इस बात की तस्दीक करते हैं कि आपने जिस जंगल राज से डराकर लोगों से वोट मांगा था, आप फिर से उसी जंगल राज के ब्रांड एम्बेसडर बन रहे हैं। शर्म करिए सर, बर्बाद कर रहे हैं आप पूरे बिहार को। आइए बढ़ चलते हैं खबरों में। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी का सोमवार यानी कि 20 सितंबर को निधन हुआ था। नरेंद्र गिरी का शव प्रयागराज के अलीपुर में स्थित बाघंबरी मठ में ही फांसी के फंदे से लटकता हुआ मिला था। शुरुआती जांच में पुलिस ने सुसाइड की आशंका जताई। मौके से एक 7 पन्नों का सुसाइड नोट भी मिला है। महंत नरेंद्र गिरी की मौत पर पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी तक ने दुख जताया है। पुलिस भी हरकत में आ चुकी है और उसने महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी सहित 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है। हालांकि आनंद गिरी खुद को बेकसूर बता रहे हैं। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले की जांच अब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम करेगी। शासन ने इस हत्या और आत्महत्या की गुत्थी को सुलझाने के लिए एसआईटी की गठन का आदेश भी दे दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नरेंद्र गिरी को ब्लैकमेल किया जा रहा था। उनके किसी वीडियो की सीडी तैयार की गई थी। पुलिस ने यह सीडी भी बरामद कर ली है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा पाने वाले एक नेता पर नरेंद्र गिरी को ब्लैकमेल करने का शक है। फिलहाल तो केस की प्रोग्रेस यही है। महंत नरेंद्र गिरी राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए थे। उन्होंने राम मंदिर आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाई थी। साल 2019 में वो 13 अखाड़ों की बैठक में दोबारा अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष चुना गया था। वहीं वे संगम तट पर लेटे हनुमान मंदिर के भी महंत थे। बता दें कि अखिल अखाड़ा परिषद की ओर से देश के 13 अखाड़ों को ही मान्यता प्राप्त है। शुक्रवार के दिन प्रयागराज में इन 13 अखाड़ों की बैठक में
सर्वसम्मति से त्रिकाल भगवंता के परि अखाड़ा के किन्नर अखाड़े पर प्रतिबंध लगा दिया गया। वहीं अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की माने तो 13 अखाड़ों के अलावा किसी भी अन्य अखाड़ों को हरिद्वार कुंभ में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। महंत महेंद्र गिरी राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए थे। उन्होंने मंदिर आंदोलन में अहम भूमिका निभाई थी। राज्य में सपा, बसपा या भाजपा किसी भी पार्टी की सरकार हो, महंत नरेंद्र गिरी का रसूख सभी सरकारों में एक समान रहा। कुंभ 2019 के पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने गंगा पूजन कराया था। सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव व अखिलेश यादव की बात करें तो इनका भी महंत नरेंद्र गिरी से खूब लगाव रहा था। मुलायम सिंह यादव को हनुमान मंदिर में दर्शन कराने से लेकर बाघंबरी मठ में भोजन के दौरान तक की तस्वीर अब भी बड़े हनुमान मंदिर और बाघंबरी मठ में लगी हुई है। योगी आदित्यनाथ से भी उनका खास लगाव था। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पहले भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर पर वोट साधने के लिए ऐसी मीटिंग या शिविर किया करती थी। आरजेडी भी अब इसी प्रकार की प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कर रहा है। अंतर विचारों का है। आरजेडी ऐसे समय में यह आयोजन कर रहा है जब राज्य में पंचायत चुनाव सर पर हैं। कोरोना गाइडलाइंस का पालन भी करना है। प्रखंड स्तर के पदाधिकारियों को प्रशिक्षण देने का रणनीति मतलब कि अभी के माहौल में पंचायत चुनाव ही माना जा रहा है। यह प्रशिक्षण आगे आने वाले चुनावों में भी काम करेगा। बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत करने पर पूरा फोकस होगा। विधानसभा परिषद में 75 में से 12 पार्षदों को चुनने का अधिकार निचले स्तर पर चुने गए जनप्रतिनिधि के पास ही होता है। प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कर आरजेडी यह मैसेज देना चाहती है कि वह भी एक अनुशासित पार्टी है और कार्यकर्ताओं के स्किल और इम्प्रूव करने पर भी जोर दिया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने झारखंड के आयोजन में कहा था कि पार्टी उन्हीं कार्यकर्ताओं को तरजीह देगी जो मजबूती के साथ काम करेंगे, यानी कि हर कार्यकर्ता, हर पदाधिकारी अपनी जिम्मेदारी निभाएं। खास तौर से पदाधिकारियों पर उनकी नजर ज्यादा है। वो चाहते हैं कि कार्यकर्ता बड़े नेताओं के गणेश परिक्रमा के बजाय जनता की गणेश परिक्रमा ज्यादा करें। अब बढ़ चलते हैं अगले खबर की ओर। हमारे यहाँ ये आम राय है कि हिंदू मुसलमान अगर आपस में प्रेम करते हैं तो कुछ न कुछ गड़बड़ है, आशंकाएं घिरने लगती हैं। अब ऐसा ही हुआ है हाल में, जहां लोग ये कहने लगे कि मुसलमान लड़के ने हिंदू लड़की को शादी का झांसा देकर किडनैप कर लिया है। लेकिन बात तब बदल गई जब झारखंड के पश्चिम सिंहभूम के चक्रधरपुर टाउन की रहने वाली कोमल सालूजा और तौफीक अली का एक वीडियो वायरल हो गया, जिसमें कोमल खुद के सही सलामत होने के साथ अपने जिंदा होने की जानकारी देते हुए कहती है कि वह अपने पति तौफीक अली के साथ सुखी है। उनका किडनैप उनके प्रेमी तौफीक अली ने नहीं किया, बल्कि तौफीक अली ने उनसे शादी कर ली। वह आगाह करते हुए कहती है कि उनके साथ राजनीति मत कीजिए। इस मामले में एक एसडीओ चक्रधरपुर का कहना है कि कोमल संबंधित मसले से कोई केस दर्ज नहीं हुआ है, लेकिन जमशेदपुर पुलिस का कहना है कि तौफीक के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। मामला यह है कि 15 सितंबर को सिख समुदाय और गिरिराज सेना के कार्यकर्ताओं ने चक्रधरपुर एसडीओ से मुलाकात कर बताया कि कोमल सालूजा बीते 7 सितंबर को जमशेदपुर के मनगो क्षेत्र में अपनी बड़ी बहन के घर गई थी। इसी दौरान चक्रधरपुर के बंगला टांड निवासी तौफीक अली ने कोमल सालूजा का अपहरण कर लिया। उन्होंने युवती के साथ किसी अप्रिय घटना होने की आशंका भी जताई। कोमल कहती हैं कि हम 3 बहनें हैं, हमारा कोई भी भाई नहीं है। 2 भाई की शादी हो गई है, मम्मी पापा बुजुर्ग हैं, वह मेरे साथ ही रहेंगे। तौफीक में मैंने देखा कि वह मेरे माता पिता का ख्याल रखेंगे, इसलिए मैंने लव मैरिज किया है। इसलिए हमने अपने साथ मम्मी पापा का भी भविष्य देखकर ये कदम उठाया है। लेकिन कोई यह समझने को तैयार नहीं है कि हमने जो किया वह लोगों की नजर में गलत है, लेकिन हम गलत नहीं हैं। कानून भी इसकी इजाजत नहीं देता। अब मम्मी पापा को लेकर फिक्रमंद हूं, लेकिन उनसे मिलने नहीं जा सकती क्योंकि किडनैपिंग के आरोप के बाद तौसीफ को भी खतरा है। अब बढ़ चलते हैं अगले खबर की ओर। स्टार्टअप की खबरें हौसले का पर्याय होती हैं, और खासकर जब वो साधारण लोगों के द्वारा साधारण संसाधनों द्वारा किए गए हों और असाधारण परिणाम देते हों। ये कहानी ऐसे ही एक असाधारण हासिल की है। ये कहानी है राजस्थान के अलवर जिले की रहने वाली सलोनी सचेती का। वो बांसुली की फाउंडर हैं। 2 साल पहले उन्होंने गुजरात के आदिवासी महिलाओं के साथ मिलकर इस स्टार्टअप की शुरुआत की थी। वो बांस की मदद से ज्वेलरी और होम डेकोर आइटम्स बनाकर देश भर के मार्केट में उसे बेच रही हैं।
सालाना 15 लाख रुपए इनका टर्नओवर है। 35 से ज्यादा महिलाओं को उन्होंने रोजगार दिया है। हाल ही में फोर्ब्स अंडर 30 की लिस्ट में भी उन्हें जगह मिली थी। आपको बता दें कि पूर्वोत्तर राज्य में बांस की भरपूर खेती होती है। अमूमन बांस को तैयार होने में 3 साल लगता है और इसकी उम्र लगभग 30 साल होती है। खर्च की बात करें तो 1 एकड़ में बांस का प्लांट लगाने में लगभग 10,000 रुपए का खर्च आता है। बांस का फैशन की चीजें बनाने में भी उपयोग ज्यादा हो रहा है। इसमें ज्वेलरी, टोकरी, होम डेकोर इत्यादि बनाई जाती है। सलोनी बताती हैं कि हमारे साथ 35 से ज्यादा महिलाएं जुड़ी हैं और 200 से ज्यादा अलग अलग वैरायटी के बांस से बने प्रोडक्ट वो बना रही हैं। इसमें हर इवेंट और ओकेजन के हिसाब से ज्वेलरी के साथ ही लैपटॉप स्टैंड, लाइट स्टैंड, राखी, दिए, किचन और होम डेकोर के ढेर सारे आइटम्स शामिल हैं। पिछले साल हमारा टर्नओवर 15 लाख रुपए रहा है। इस साल और अधिक होने की उम्मीद है। जल्द ही हम गुजरात के अलावा उन राज्यों में भी अपना काम शुरू करने वाले हैं जहां बांस की अच्छी खेती होती है। इस सेक्टर में करियर और कमाई के लिहाज से ग्रोथ के लिए ये काफी स्कोप है। कई नए स्टार्टअप इस सेक्टर में आगे आ रहे हैं। ये अच्छी खबर है और यह उम्मीद की भी खबर है। जहां आप सच्चे मन और लगन के साथ काम करते हैं वहां सफलता पाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। आज के शो में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। कल फिर से मुलाकात होगी। देखते रहिए जनता जंक्शन।